नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट जिंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं उषा प्रियमवदा की कहानी संबंध। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं संबंध। श्यामला ने बिना उससे पूछे ही जान लिया कि वह लड़की मर गई है। सर्जन ने बहुत ही क्लांत भाव से फोन का रिसीवर रख दिया और अब पलंग पर आधा झुका बैठा था, इस सोच में कि दूसरा जूता पहने या न पहने। फिर जैसे कुछ निर्णय न कर पाकर वह पलंग पर आड़ा लेट गया, टांगे नीचे ही लटकाए हुए। श्यामला अभी अभी नहाकर आई थी। सामने के बाल भीग कर अपने आप 2-3 लटों में घुंघरा गए थे। सर्जन ने बाँह बढ़ाकर उसे खींच लिया और वह नम तौलिया पकड़े ही पास आकर बैठ गई। कब? उसने पूछा। अभी अभी कुछ मिनट पहले, सर्जन ने कहा। आंखें अपने आप मूंद गईं और श्यामला ठंडी सुगंधित हथेली से धीरे धीरे अन्यमनस्क भाव से उसके गाल सहलाने लगी। हर बार लंबी कोशिश के बाद भी जब कोई मरता है तो सर्जन ऐसे ही चुप हो जाता है। बाहर का है संसार छोड़कर अपने अंदर कहीं बहुत गहराई में डूब जाता है। श्यामला उसे डिस्टर्ब नहीं करती। थोड़ी देर बाद वह कॉफ़ी लाएगी और सर्जन कॉफ़ी पीकर अपना कोट उठाकर चला जाएगा। उसके बाद अगली मीटिंग तक उसकी दुनिया अस्पताल, सर्जरी, ट्रांसप्लांट, पीड़ा और मृत्यु रहेगी। और श्यामला के लिए यह कॉटेज, जहां वह अकेली सबसे अलग, सबसे कटी हुई रह रही है। कमरे के बाहर सुबह हो रही है, उजली धूप भरी और बेहद ठंडी। खिड़कियों के शीशों पर बर्फ की एक सफ़ेद परत है जो धीरे धीरे पिघलेगी। चौराहे पर बस एक क्षण को रुकी और फिर घर घर करती निकल गई। पहले हर 15 मिनट पर खाली बस को जाते देख ताज्जुब सा होता था, अब आदत पड़ गई है, वैसे ही जैसे हर 15 मिनट पर बजने वाली घड़ी की चाइम्स की आदत पड़ जाती है। खिड़की के शीशे के पार पंख फड़फड़ाने की आवाज़ से वह चौंक पड़ती है। एक त्वरित दृष्टि सर्जन की ओर चली जाती है। वह वैसे ही निश्चल लेटा हुआ है। पक्षी दिखाई नहीं देता, पर श्यामला जानती है कि यह वही जंगली कबूतर है जो महज आदतन दाने की तलाश में आ जाता है। पहले वाले लोग पक्षियों का दाना डालते होंगे, अब भी ट्रे बाहर लगी है। शुरू शुरू में तमाम चिड़ियाँ आती थीं, शोर मचाती हुई, गौरैया, मैना, कबूतर, पर लगातार निराश होते रहने पर वे आगत कम होते गए और अब कोई भी नहीं आता। सिर्फ यह कबूतर ही भूला भटका या बहुत भूखा होने पर आता है। श्यामला के मन में कई बार उठा कि कुछ चारा डाल दिया करे, पर एक बार शुरुआत करने से वे पक्षी रोज रोज आएंगे और यह ख्याल रखना पड़ेगा कि वे भूखे न लौटें। जमीन पर अभी भी 17 इंच बर्फ और कई महीने रहेगी। सर्जन एक बार 5 पाउंड का बैग ले आया था दाने का, पर श्यामला ने खोला भी नहीं। कौन ले यह जिम्मेदारी? अपनी ही नहीं निभती। कबूतर उड़कर दूसरी खिड़की पर आ बैठा और चोंच से शीशा खुटखुटाने लगा। सर्जन ने कहा, इसे खाने को दे दो कुछ, फिर रोज रोज आएगा। श्यामला ने उत्तर दे दिया और बड़े ठंडे भाव से कबूतर को देखती रही। इतना बड़ा काम तो नहीं श्यामला, पर जिम्मेदारी तो है। मुझे क्यों आने देती हो? मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ, सर्जन ने पूरी तौर से जागकर कहा। तुम्हारी बात दूसरी है। एकाएक उसे कोई उत्तर न सूझा। सर्जन ने कुछ कहना चाहा, पर बिना कहे ही चुप रह गया। इस बात को लेकर बहुत बार बहस हो चुकी है, पर श्यामला जिद्दी है, सुनती रही। सर्जन हमेशा चाहता आया है कि उसके अस्पताल के पास ही एक छोटे से आधुनिक फ्लैट में श्यामला रहे। श्यामला बाहर आए जाए, घूमे फिरे, लोगों से मिले जुले, पर वह कुछ नहीं चाहती है। अकेली रहती है और बाहरी दुनिया से बहुत कम मिलती जुलती है। क्यों श्यामला? मन ही नहीं करता, छोटा सा सपाट उत्तर था। वह लेटा लेटा श्यामला को देखता है। दुबली पतली सांवली श्यामला, अविवाहित, शरीर अभी भी गठा हुआ है। उसमें युवावस्था की लचक है, चेहरे पर लावण्य आकर थम गया है।
कभी कभी नींद से उसकी बाहें सर्जन को ऐसे कस लेती हैं जैसे कभी अलग न होने देंगी, और वह कहती है कि मन में कुछ नहीं बचा। कभी कभी वह उसके कंधे झिझोड़ कर कहना चाहता, जागो श्यामला, यह वैरागीपन तुम्हारा सहज स्वभाव नहीं है। हंसो, बोलो, आकंठ डूब कर प्यार करो। पर वह अब कहता नहीं, सिर्फ उस दिन की आशा में है जब श्यामला अपने आप जागेगी, अपने को काट कर रखने की बजाय जुड़ना चाहेगी। पर कभी ऐसा होगा भी? क्या देख रहे हो, कॉफी लाऊं? श्यामला ने पूछा। खुले शब्दों से श्यामला सकुचा जाती है, इसलिए सर्जन ने कुछ प्रिय कहने की बजाय कहा, नहीं, मैं खुद ले लूँगा। वह उठा और गुसल खाने में चला गया। जब लौटा तो मेज पर पार्कोलेटर था और श्यामला सामने 2 प्याले रखी बैठी हुई थी। वह पास आकर बैठ गया। श्यामला ने उसे कॉफ़ी दी। बैग पीता है और अपने प्यालों में 2 शक्कर के क्यूब अनमने भाव से डालकर पूछा, कौन थी वह लड़की? एक लड़की, कोई भी एक लड़की। हम 3 दिन तक लड़ते रहे और बचा न सके। मगर कोशिश तो की, श्यामला ने कहा। हाँ, पर उसके स्वर की तलखी को सुन श्यामला ने आश्चर्य भरी आंखें उठाई, फिर कहा, जानती हूँ मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, क्योंकि नहीं श्यामला, तुम पर नहीं, ह्यूमन बेस्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यदि तुम रोगियों को देखो तो जानो कि किस तरह आखिरी सांस तक जीने के लिए लड़ते रहते हैं। और श्यामला जान रही है कि यह आक्रोश उसे झेलना है, क्योंकि एक अनाम जुआ लड़की मर गई है। शायद वह जीना चाहती थी और सर्जन के अनुसार वह श्यामला जीती नहीं। उसने कहा, सभी मरे लोगों की सांसें बंद नहीं हो जाती, कहा और अपने आप ग्लानि से भर उठी। सर्जन गुस्सा हो जाता है क्योंकि श्यामला उसे प्रिय है और वह चाहता है कि नॉर्मल तरीके से रहे। ऐसे क्षणों में वह बहुत असहाय महसूस करती है। वह सर्जन को कभी भी न समझा पाएगी कि इस तरह स्वतंत्र असंपृक्त रूप से एक सुख है, स्वार्थ भरा पर है सुख। उठकर उसने अपना गाल उसके माथे पर क्षण भर को टिका दिया, फिर पूछा, क्या अब अस्पताल जाओगे? हाँ, 2 गुर्दों की जांच हो रही है, शायद शाम तक ट्रांसप्लांट करना पड़े। बीजी बीजी बीजी, श्यामला ने हल्केपन से कहा। तुम्हारी तरह सब किस्मत वाले नहीं होते, सर्जन ने कहा, पर शिकायत के स्वर में नहीं, जो दिन भर सोएं और जब चाहें तब काम करें। कॉफ़ी खत्म हो जाने पर वह उठा, पर दरवाजे की ओर न जाकर वापस बिस्तर पर लेट गया। आज पूरे दिन यूं ही लेटे रहने का मन हो रहा है, उसने कहा। श्यामला ने जूठे प्याले ले जाकर सिंक में रख दिए, फिर उन्हें धोया, पोंछा और अलमारी में रख दिया। कॉटेज में एक ही बड़ा कमरा है। बैठक, शयन कक्ष, रसोई, सभी कुछ उसी में पल्ले बंद करती करती वह देखने लगी कि सर्जन दाईं करवट ले सो गया है। एकाएक वह भीग उठी और जाकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। न जाने कब वह आ पाएगा। कई कई सप्ताह बीत जाते हैं और उसकी खबर नहीं मिलती। फिर एकाएक ही फोन बज उठता है और सर्जन कहता है, क्या कर रही हो? मेरे पास कुछ समय है, आऊं? वह अधिकतर रात में आता है, कोई समय निश्चित नहीं है, 11 से लेकर 2:30 बजे के बीच कभी भी। वह जानता है कि श्यामला को रात में नींद आसानी से नहीं आती, इसलिए रात को ही काम करने बैठती है। बंधी नौकरी से अरुचि हो गई है, इसलिए फ्रीलांस काम करती है, वह भी मूड आने पर। अस्पताल से उसकी कॉटेज तक आने में करीब करीब आधा घंटा लगेगा। तब तक वह नहा लेती है, बाल संवार लेती है और धुले साफ कपड़े पहनकर मोमबत्तियां जलाने लगती है। कभी कभी किसी मरीज को बचा लेने की छोटी सी विजय के उपलक्ष्य में सर्जन कुछ पीने को ले आता है। मोमबत्तियों के प्रकाश में चमकते ट्यूलिप आकार के गिलासों में वह लाल शराब पीते हैं। जब लौटकर वापस अस्पताल जाना होता है तब वह रसोई में आकर 10 कप कॉफ़ी का पार्कोलेटर लगा देता है। तो वह पास पास बैठे रहते हैं, अक्सर मौन, कभी आमने सामने गुथी हुई हथेलियों में ही एक दूसरे की गर्मी महसूस करते हुए।
कभी कभी वह जूते उतार कर पलंग पर औंधा होकर लेट जाता है और वह उसके कंधों और पीठ पर धीरे धीरे मालिश करती रहती है और उस क्षण के इंतजार में बैठी रहती जबकि मेज पर रखा सर्जन का ट्रांजिस्टर बीप बीप कर उठेगा। प्रारंभ में आत्मीयता के क्षणों में वह रेडियो की आवाज़ सुनकर बेहद जोर से चौंक उठती थी, पर सर्जन ने समझा दिया कि अस्पताल में उसकी ज़रूरत है, उसे यह सूचित करने का आधुनिक तरीका है। कल रात रेडियो टॉवर ने 9 बार सर्जन को कांटेक्ट किया था। हर बार जागकर वह सर्जन का फ़ोन पर वार्तालाप सुनती रही थी। वह फ़ोन रखकर झपक जाता था। वह दोनों जान रहे थे कि लड़की बचेगी नहीं, फिर भी डॉक्टर भरसक प्रयत्न कर रहे थे। सर्जन के सो जाने के बाद भी वह पलंग के सिरहाने से टेक लगाए मोमबत्ती के मध्यम प्रकाश में उसके सोए चेहरे को देखती रही। सर्जन खूबसूरत किन्हीं मायनों में नहीं था। युवा अवस्था में जैसे वर की कामना श्यामला ने की थी, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं, पर पुरुष की इस आयु में चरित्र की दृढ़ता उसमें थी, सफल होने का कॉन्फिडेंस, और दिन रात मौत और तकलीफ देखते रहने से आंखों में एक अकेली अकेली सी उदासी। क्या मुझे उसी उदासी ने छुआ था? श्यामला अपने से पूछना चाहती है। क्या मेरे अकेलेपन ने भरे पूरे परिवार वाले संपन्न सफल सर्जन की आंखों में अपना ही प्रतिबिंब पाया था? क्या उसी से हम जुड़े हैं? और जब साथ होते हैं तो अपने को झुठलाने की कोशिश करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, पर तब क्यों सर्जन तरह तरह से उसे प्रसन्न देखने के उपाय खोजता रहता है? क्यों इस अकेली उजाड़ फटेहाल सी कॉटेज में आकर ही उसे कुछ समय के लिए राहत से मिलती है? सर्जन ने कहा था, श्यामला, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं घर बार बाल बच्चे सब तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ। श्यामला ने हथेली से उसका मुंह बंद कर दिया। बहुत देर बाद कहा, क्या हम ऐसे ही नहीं रह सकते? प्रेमी, मित्र, बंधु, क्या यह सब छोड़ना जरूरी है? मैं तो कुछ नहीं मांगती। उसके बाद सर्जन ने कभी वह सब नहीं दोहराया, पर एक बार कहना जरूरी था। श्यामला ने ग्रहण नहीं किया। श्यामला किसी से भी बंधना नहीं चाहती। उसकी शर्त केवल यही है कि वे दोनों एक दूसरे पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार न होगा। वह पहाड़ी के ऊपर कई लाख रुपयों वाले घर में स्विस पत्नी व 3 बच्चों के साथ रहता रहेगा और वह अपनी कॉटेज में जब तक मन होगा तब तक। जब भटकन की चाह बढ़ जाएगी तब वह अपना सूटकेस उठाकर चल देगी। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।